हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि लंबे समय से जो यहाँ पे आरआरबी जीडीसी की नई भर्ती का इंतजार चल रहा था, वो दोस्तों फाइनली 1 जून से यहाँ पे फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। और सबसे बुरी खबर यह है कि यहाँ पे दोस्तों 2 इयर्स की मिनिमम सर्विस कंडीशन है जो कि यहाँ पे इंपोज कर दी गई है। तो 1 जून से अभी नोटिफिकेशन आया है, तो क्या सभी के सभी जोन में ही यहाँ पे 2 साल की सर्विस यहाँ पे मिनिमम इंपोज होगी, या फिर सिर्फ 1 जोन में होगी, या फिर दूसरे दूसरे जोन में अलग अलग कंडीशन होंगे? तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सभी पोस्ट की एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगे गए हैं, कौन कौन से छात्र हैं जो किस किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे क्या एक ही लेवल के जो काम कर रहे हैं इंप्लॉई हैं, क्या उसी लेवल पे अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। देखिए, फॉर्म भरने से पहले बहुत कुछ आपको जानने की जरूरत है, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और खास करके जो म्यूचुअल ट्रांसफर वाले हैं, चाहे किसी तरह से ट्रांसफर लिए हैं, आखिर उन सभी छात्र के साथ क्या होगा, क्या वो एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, और किस बेसिस पे होंगे या फिर नहीं होंगे, इस सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको सबसे पहले अपडेट दे दिया है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन से सबसे पहले यहाँ पे जीडीसी भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पे सारा कुछ डेट मेंशन है, आज ही नोटिफिकेशन आया है और 22 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा और 21/8/2023 लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाले हैं। जो जीडीसी की नोटिफिकेशन की इस बार यहाँ पे संख्या है, ये आपकी नोटिफिकेशन संख्या है जो कि सेंट्रलाइज लेवल पे निकाली गई है, यानी कि सभी के सभी जोन में दोस्तों एक तरह से सेम यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगी। सिर्फ और सिर्फ पोस्ट की डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी कि पोस्ट अलग अलग जोन में अलग अलग रहने वाले हैं। कहीं पे एलपी का ज़्यादा पोस्ट होगा, कहीं पे टेक्नीशियन का ज़्यादा, कहीं पे जेई का ज़्यादा, कहीं पे गुड्स गार्ड का है, कहीं पे नहीं है, तो ऐसे करके आएंगे। और एक चीज़ और क्लियर हो गया यहाँ से कि जिस जोन की नोटिफिकेशन आती है, सिर्फ और सिर्फ उसी जोन के आप लोग रेगुलर सर्विंग इंप्लॉई हो तो उसी जोन में आवेदन कर सकते हो। अगर सेंट्रल रेलवे में आप लोग जॉब कर रहे हो किसी भी डिवीजन में, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, तो सिर्फ सेंट्रल रेलवे वाली जो जीडीसी की भर्ती आएगी उसमें जितना पोस्ट होगा सिर्फ उसी पोस्ट पे आप लोग आवेदन कर पाइएगा, ना कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, ना कि यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में, ना कि यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे में, कहीं दूसरे जोन में नहीं कर सकते। सिर्फ अपने जोन की जीडीसी में आवेदन आप लोग कर पाइएगा। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो सारा पोस्ट के बारे में प्रीवियस के वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। टोटल यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल जो पोस्ट है वेरियस पोस्ट टेक्नीशियन का प्लस एएलपी 952 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। जेई के बारे में बात करें तो जेई में टोटल जो पोस्ट है बहुत कम एक तरह से है, मात्र 64 पोस्ट पे डिफरेंट पोस्ट पे भर्तियां निकाली गई है। और यहाँ पे गुड्स गार्ड की पोस्ट पे दोस्तों यहाँ पे कोई वैकेंसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि क्या गुड्स गार्ड की कोई भर्ती आएगी नहीं, तो देखिए फ्रेंड्स, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की वैकेंसी की डिटेल है। यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं इसकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जोन में नहीं होगी। दूसरे जोन में आपको नोटिफिकेशन आएंगे जीडीसी वाली, तो उस जोन में आपको देखने को मिल सकते हैं। कहीं पे गुड्स गार्ड की ही वैकेंसी ज्यादा देखने को मिल सकती है, तो कहीं पे जेई की ज्यादा देखने को मिल सकती है, कहीं पे एलपी की ज्यादा देखने को मिल सकती है। किसी जोन में कोई पोस्ट नहीं भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसा वैकेंसी का असेसमेंट हुआ है उसी के बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब एक एक पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड और सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरे विस्तार में देखेंगे। इससे पहले जो सबसे बड़ा चीज है और जो यहाँ पे डर था, बहुत दिनों से सता रहा था डर, वही चीजें हो चुकी है फ्रेंड्स। और एक तरह से छात्रों को रेलवे ने यहाँ पे झटका दे दिया है, जो यहाँ पे इंप्लॉई अभी नए नए ज्वाइन लिए हैं। जैसा कि पॉइंट नंबर 2.1 में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे कि कैंडिडेट शुड बी अ रेगुलर इंप्लॉई। रेगुलर इंप्लॉई तो होने चाहिए, लेकिन कंप्लीटेड मिनिमम 2 ईयर सर्विस इन रिक्रूटमेंट ग्रेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन। दो चीजें हैं। पहला तो कंडीशन ये लगा दिया कि 2 साल तक मिनिमम आप लोग सर्विस कर चुके होंगे तभी एलिजिबल होंगे। और दूसरी चीज, अगर आप लोग कोई प्रोबेशन पे चल रहे हो, कोई ट्रेनिंग पीरियड में अगर अभी हो, तो वो लोग भी बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यानी 2 साल से कम कोई जॉब किए हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, भर नहीं सकते हैं। और जो अभी ट्रेनिंग में ही चल रहे हैं, 1-2 महीना का ट्रेनिंग बचा भी हुआ है, वो भी यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल नहीं पाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा झटका है उन सभी छात्र के लिए जो कि नए वाले ज्वाइनिंग वाले हैं, बिल्कुल इंतजार कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों, इनकी कोई गलती नहीं है। 2019 में आपने एनटीपीसी की और ग्रुप डी की भर्तियां दी थी। अब सही समय पे एग्जाम ले लिया था जुलाई 2019 में, और आगे की प्रक्रिया हो जाती है तो 2020 आते आते तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ थी। और 2 साल का जैसा सर्विस है, तो ये जो नोटिफिकेशन 2023 में आई है तो सारे एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन देख लीजिए कि इसको लेट करवा के 2023 में ज्वाइनिंग दे रहे हैं 2019 वाली भर्ती का, और 2023 में ही जीडीसी आई है और 2 साल का सर्विस कंडीशन है। इसीलिए कोई भी नहीं होंगे जो कि 2 साल का सर्विस किए होंगे, यहां तक 6 महीना तक भी नहीं किए होंगे दोस्तों। इसलिए यहां पे जितने भी एनटीपीसी वाले छात्र हैं जो 2019 वाली भर्ती से ज्वाइनिंग लिए हैं, एक भी कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। 2019 वाली भर्ती से जितने ग्रुप डी वाले अभी ज्वाइन ले रहे हैं या फिर ज्वाइनिंग करके 2-3 महीना जॉब किए, एक भी कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। मिनिस्टेरियल आइसोलेटेड कैटेगरी वाले जितने ज्वाइन किए हैं 2019 वाली भर्ती से, एक भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। पैरामेडिकल कैटेगरी से जो यहाँ पे ज्वाइन लिए हैं, एक भी कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। इससे पहले 2018 की भर्ती वाले जो एएलपी वाले होंगे, टेक्नीशियन वाले, ग्रुप
पीडब्ल्यूडी वाले होंगे और दूसरे पोस्ट पे होंगे, वो सारे 2 साल कंप्लीट कर चुके होंगे तो वो सारे एलिजिबल होंगे, और उसके पिछले वाले जितने भी पुराने इंप्लॉई हैं सारे के सारे एलिजिबल होंगे। तो मेन जो इंतजार था नए वाले छात्र को कि आखिर हमें बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है कि तुरंत अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सकता हूं, वो दोस्तों पूरा तरह से रेलवे ने इनके किस्मत पे पानी फेर दिया है, ये 2 साल का मिनिमम सर्विस कंडीशन लागू करके। अब यहां पे बात आती है कि ये जो 2 ईयर का मिनिमम सर्विस कंडीशन है, क्या सिर्फ और सिर्फ ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन में है? क्या हर जोन की नोटिफिकेशन आएगी उसमें अलग अलग कंडीशन रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, बुरी खबर तो है ही ये, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सभी जोन के लिए सेम टू सेम कंडीशन रहने वाली है, क्योंकि रेलवे ने साफ साफ बोल दिया है, रेलवे मंत्रालय ने, कि इस बार सेंट्रलाइज्ड लेवल पे नोटिफिकेशन आएगी और नोटिफिकेशन नंबर चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स, सेम टू सेम है। तो सभी जोन का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये रूल इंपोज रहेगा कि 2 साल का मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। तो किसी भी जोन के आप लोग छात्र हो गए, ये 2 साल का मिनिमम सर्विस कंडीशन रहेगा, किसी जोन में अलग अलग यहाँ पे कुछ नहीं रहने वाला है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरी चीजें है यहाँ पे कि कोई भी कैंडिडेट अगर रिजाइन कर दिए हैं या फिर ट्रांसफर ले लिए हैं, वो छात्र यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कि उन अगर 2 साल सर्विस करके भी 2 साल सर्विस नहीं किए और कहीं पे ट्रांसफर ले लिए, या फिर 2 साल सर्विस करके ट्रांसफर ले लिए, तो ऐसे केस में भी उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा था दोस्तों कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर लिए हैं क्या वो भी एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए साफ साफ बोला गया है कि जिस जोन में मान लेते हैं कि कोई साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जॉब कर रहे थे और इन्होंने ट्रांसफर ले लिया सेंट्रल रेलवे में, म्यूचुअल करवा लिया, तो ये बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो पाएंगे जो सेंट्रल रेलवे में गए हैं। और जो सेंट्रल रेलवे से यहाँ पे आए हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, ये भी एलिजिबल नहीं पाए जाएंगे। तो दोनों यहाँ पे हट जाएंगे। कहीं पे ये सेंट्रल रेलवे से आए हैं वो सेंट्रल रेलवे में ही नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, और जो यहाँ से छोड़ के गए हैं सेंट्रल रेलवे में वो यहाँ भी आवेदन नहीं कर सकते और इस वाले में भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जो म्यूचुअल कराए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, या फिर किसी तरह से ट्रांसफर लिए हैं। तो अब सवाल उठता है कि सर अगर अपने जोन में ही मैंने म्यूचुअल ले लिया है, जैसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में बिलासपुर डिवीजन आता है, नागपुर डिवीजन आता है, आपका रायपुर डिवीजन आता है, तो बिलासपुर डिवीजन से मान लेते हैं रायपुर डिवीजन में कोई चले गए हैं, तो क्या ये एलिजिबल है? तो बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि अपने ही डिवीजन में है और जोन तो सेम टू सेम है, सिर्फ डिवीजन चेंज हुआ है, सिर्फ स्टेशन ही किसी का चेंज हुआ है, जोन सेम टू सेम है, तो वो बिल्कुल एलिजिबल माने जाएंगे। तो इस बात से आप लोग को बिल्कुल 100% क्लैरिटी मिल गई होगी कि म्यूचुअल वाले कौन कौन एलिजिबल होंगे और कौन कौन नहीं होंगे। अपने जोन में रह गए हैं म्यूचुअल लेके, तब तो बिल्कुल भी आप लोग एलिजिबल हो। दूसरे जोन में चले गए हैं तो कोई भी छात्र यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे म्यूचुअल वाले। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, और हर तरह की पोस्ट का क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से अभ्यर्थी होंगे जो कि किस किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो यहाँ पे कंडीशन होती है जीडीसी की, जो यहाँ पे अगर टेक्नीशियन के जॉब पे पहले काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई टेक्नीशियन सिग्नल में काम कर रहे हैं, तो टेक्नीशियन सिग्नल में ये फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। कोई यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो एएलपी में यहाँ पे नहीं भर सकते जीडीसी में। कोई जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं लेवल 6 में, तो अभी जेई का जो निकला है इसमें ये लोग आवेदन नहीं कर सकते, सेम पोस्ट पे दूसरे पोस्ट पे यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे जान लेते हैं, जो कि नोटिफिकेशन में ही मेंशन है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे पोस्ट का देख लेंगे। जैसे देखिए साफ साफ बोला गया है, ऑल रेगुलर इंप्लॉय जो कि 2 साल सर्विस कर चुके हैं इन रिक्रूटमेंट ग्रेड और सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्रोबेशन, जो प्रोबेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रेनिंग भी, पोसेसिंग प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग इन ग्रेड लोअर देन द ग्रेड पे स्केल फॉर विच जीडीसी इज बीइंग कंडक्टेड आर एलिजिबल टू अपीयर इन द जीडीसी सिलेक्शन फॉर ऑल कैटेगरी। यानी जो लोअर ग्रेड पे में अभी जॉब कर रहे हैं तो हायर ग्रेड पे बिल्कुल भी एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। जैसे कोई टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन लेवल 2 में आता है, लेकिन जूनियर इंजीनियर क्या है, लेवल 6 में आता है, तो बिल्कुल भी ये आवेदन कर सकते हैं, जेई बनने के लायक हैं। उसी तरह से असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 में आते हैं, तो ये चाहे तो यहाँ पे जेई वाले लेवल 6 के पोस्ट है, इसमें जा सकते हैं, तो लोअर से हायर ग्रेड पे में जा सकते हैं। उसी तरह से एक और कंडीशन है कि जो यहाँ पे 2 साल का जॉब कर चुके हैं या फिर ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, पोसेसिंग प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग इन सेम ग्रेड पे स्केल फॉर विच जीडीसी इज बीइंग कंडक्टेड आर एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन फॉर जीडीसी फ्रॉम नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एज वेल एज सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कोई टेक्नीशियन के पोस्ट पे यहाँ पे जॉब कर रहा है जो कि यहाँ पे लेवल 2 में आता है और चाहते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि सिग्नल में है, 12th लेवल से गए हैं, 12th वाली से, और कोई यहाँ पे टेक्नीशियन की भर्ती आती है जो कि यहाँ पे मान लेते हैं कि वेल्डर का कोई पोस्ट है जो कि यहाँ पे आप लोग इस पे जाना चाहते हो, तो क्या ये जा सकते हैं? ये भी तो लेवल 2 में है, तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम ग्रेड पे आप लोग नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में और सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में आ सकते हैं। यानी कि अगर कोई पोस्ट नॉन सेफ्टी कैटेगरी की होगी, जैसे सिग्नल तो सेफ्टी में है, मान लेते हैं कि कोई नॉन सेफ्टी में जॉब कर रहे हैं और सेफ्टी कैटेगरी में आनी है, तो सेम टू सेम टेक्नीशियन में इस पोस्ट को छोड़कर
कर इस टेक्नीशियन में आप लोग आ सकते हो। उसी तरह से सेफ्टी टू सेफ्टी, अगर कोई सिग्नल में है जो कि सेफ्टी कैटेगरी में है और एक टीआरडी टेक्नीशियन टीआरडी में अगर आपको जाने हैं, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो लेवल 2 का टेक्नीशियन टीआरडी में आप लोग आवेदन कर सकते हो, उसका पोस्ट प्रेफरेंस डाल के ये पोस्ट पे जा सकते हो। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि सेम टू सेम पोस्ट पे भी जा सकते हो और दूसरे अपर लेवल के पोस्ट पे भी जा सकते हो। और कोई टेक्नीशियन वाले होंगे वो असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे भी जा सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट होंगे वो कि कोई टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे भी आ सकते हैं अगर चाहे तो। ऐसे तो कोई एएलपी टेक्नीशियन बनना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो टेक्नीशियन होंगे जो एएलपी के पोस्ट पे जा सकते हैं इस जीडीसीई के थ्रू। तो आई थिंक सारा कुछ क्लियर हो गया। और टेक्नीशियन दूसरे टेक्नीशियन के पोस्ट पे भी जा सकते हैं। अब यहां पे आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आते हैं दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के जो आपका यहाँ पे दिया गया है। तो A1 मेडिकल मांगा जाता है। कोई भी चश्मा लगाते हैं वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, वो एएलपी के लिए मत भरिएगा जो चश्मा लगाते हैं, क्योंकि इसमें चश्मा मांगा ही नहीं जाता है दोस्तों। जो चश्मा वाले हैं वो बाहर हैं ऐसे ही। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें और कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं वो भी यहाँ पे एएलपी में नहीं जा सकते हैं। तो इसमें मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होने चाहिए प्लस आईटीआई, 10th पास प्लस आईटीआई है किसमें, इन स्पेसिफिक ट्रेड, चाहे एक्ट अप्रेंटिसिप है, सीसीए रेलवे से जो कर चुके हैं एक्ट अप्रेंटिसिप, तो आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाइएगा। या फिर डिप्लोमा आपके पास है तो डिप्लोमा भी आप लोग कर चुके हो 3 साल वाली, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। और बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक है 4 साल वाली, वो भी बिल्कुल एलिजिबल हो जाएगा। तो किस किस फील्ड में होनी चाहिए, तो अगर मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है इन ल्यू ऑफ आईटीआई, तब आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि यही सब में होनी चाहिए। या तो मैकेनिकल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या तो बीटेक, या तो इलेक्ट्रिकल से, या तो इलेक्ट्रॉनिक से, या तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर से। ठीक है, बाकी आईटीआई में बात करें तो स्पेसिफिक ट्रेड में मेंशन है कि फिटर वाले हैं जो आवेदन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले, मिल राइटिंग वाले, मेंटेनेंस मैकेनिक वाले, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले, मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले, इसके बाद वायरमैन वाले, इसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक वाले, इसके बाद आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर वाले, इसके बाद मैकेनिक डीजल वाले और हीट इंजन वाले। सिर्फ और सिर्फ इसी सब ट्रेड से आप लोग आईटीआई या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हो तो एलिजिबल माने जाओगे, या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक इन सभी से किए हो, ये सारे जो मैंने बताया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तभी आप लोग एलपी के पोस्ट पे आवेदन कर सकते हो। बाकी दूसरा किसी से आप लोग किए हो, दूसरे कोई सब्जेक्ट से, बीटेक, डिप्लोमा या फिर कुछ भी, तब आवेदन आप लोग नहीं कर पाइएगा। तो क्लियर हो गया, इसको अच्छे से आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर देख सकते हो। इसी सारे ट्रेड वाले कर सकते हैं आवेदन यहाँ पे एलपी के लिए। अब आ जाते हैं टेक्नीशियन में। तो टेक्नीशियन का हर पोस्ट का अलग अलग होता है। जैसे एसी का है तो इसमें मैट्रिकुलेशन और टेंथ पास प्लस आईटीआई होनी चाहिए, और या तो एक्ट अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, या फिर इलेक्ट्रीशियन में, या फिर वायरमैन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, या फिर मैट्रिकुलेशन और एसएलसी 10+2 कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। तो इसमें से किसी में भी है तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें B1 मेडिकल मांगा गया है, यानी चश्मा लगाते हो तभी आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स, और 4 डायोप्टर से ज्यादा का पावर का चश्मा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे ट्रेन लाइटिंग में बात करें तो यहाँ पे साफ साफ ये सब मेंशन है कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, हीट इंजन, इसके बाद एलटी, ये सब से हो गया, केबल ज्वाइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैट्रिकुलेशन से एक्ट अप्रेंटिसशिप भी किए हो, इन समय तो आवेदन कर सकते हो। टेक्नीशियन टीआरडी में बात करें तो एनसीबीटी, एससीबीटी जो भी आपका हो गया, 10th के बाद आईटीआई कर चुके हैं आप लोग, इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, मैकेनिक, एचटी में, एलटी इक्विपमेंट या फिर केबल ज्वाइंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, तब आप लोग आवेदन कर सकते हो, या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो। टीआरएस में बात करें तो सेम टू सेम वही है दोस्तों, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक एचटी, ये सब है, वेल्डर, फिटर, पेंटर, ये सब, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ये सब कुछ टीआरएस में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्नीशियन 1 सिग्नल में बात करें तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ पास इन बीएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब कुछ से पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये किसके लिए है? टेक्नीशियन 1 है, ये बहुत अच्छा पोस्ट है फ्रेंड्स। टेक्नीशियन 3 में काफ़ी सारे पोस्ट आते हैं, लेकिन टेक्नीशियन 1 है, दो प्रमोशन लेकर के ये पोस्ट पे आप लोग जा सकते हो। तो ये निकाला गया है। तो बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब आप लोग डायरेक्ट टेक्नीशियन 1 बन जाइएगा। अच्छी पोस्ट है। टेक्नीशियन 3 में सिग्नल में जाना है तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th होनी चाहिए प्लस आईटीआई होनी चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हो। या फिर दोस्तों इसमें सिंपली 12th पास है वो भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। देखिए जो 12th पास है सिंपली वो सिग्नल के लिए आवेदन कर पाएंगे, और टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी दोस्तों ये दोनों पोस्ट के लिए जो 12th पास होते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई की जरूरत नहीं, डिप्लोमा की जरूरत नहीं, एक अप्रेंटिसशिप की जरूरत नहीं। तो जो नॉर्मली 12वीं पास है वो यही 2 पोस्ट पे आवेदन कर पाइएगा टेक्नीशियन में। बाकी जो आईटीआई वाले होंगे वो भी इस पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं, जो ये सब में से आईटीआई आप लोग कर चुके हो तो अपने अपने पोस्ट पे तो एलिजिबल हो ही, इस पोस्ट पे भी आईटीआई वाले एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह से
ब्रिज में बात करें तो इसमें देखिए 10 होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए। इसके बाद वेल्डर से किए हो, फिटर से किए हो, SLC, ये सब 10 प्लस एक अप्रेंटिसशिप किए हो तभी एलिजिबल हो। ट्रैक मशीन से बात करें तो यहाँ पे 10 प्लस ITI या फिर एक अप्रेंटिसशिप है, और किसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेट्रॉनिक्स इस तरह से लिखा है, व्हीकल वेल्डर, मशीनिस्ट ऐसे करके है दिया गया। इसमें से देख लीजिएगा आप लोग किसमें आप लोग हो। वेल्डर में बात करें तो वेल्डर में यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि 10 प्लस वेल्डर में आपका होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे ITI। अब ध्यान दीजिएगा, वेल्डर का 1 ही साल का ITI होता है तो बिल्कुल एलिजिबल हो जाएगा। वेल्डर, गैस, इसके बाद गैस कटर, ये सब जो भी चीज़ें हैं वेल्डर वाले वो आवेदन कर सकते हैं, या फिर जो एक अप्रेंटिसशिप किए हैं। इसके बाद एंसिलियरी डीजल से बात करें तो यहाँ पे सारा कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है। मैकेनिक हो गया, इसके बाद यहाँ पे फिटर हो गया, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर वाले, मेंटेनेंस वाले, ऑटोमोबाइल मैकेनिक वाले, मैकेनिक मोटर वाले, इसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक वाले, वेल्डर वाले, पेंटर वाले, ये सब हैं जो कि इस पर भी आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इसमें भी देखा जाए तो 10th और प्लस ये सारे पोस्ट पे, तो देखिए काफ़ी सारे पोस्ट पे कई सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए प्रेफरेंस आपको देना होगा कि पहला पे कौन सा पोस्ट रखना चाहते हो, दूसरा पे कौन सा, तीसरा पे कौन सा रखना चाहते हो। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और जो पोस्ट आपको अच्छी लगती है फॉर्म भरते समय ऐसे ही रखेगा, और जिसका मार्क्स लाइएगा, जिसका मेडिकल पास होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। इसी तरह से आप लोग इसमें देख लीजिए, डीजल इलेक्ट्रिकल में सेम टू सेम वही सारी है। इसके बाद डीजल मैकेनिकल में भी सेम टू सेम देख लीजिए वही सारे चीज़ें हैं जो कि देख लीजिएगा आप लोग कि आपका ITI जो हुआ है ये सब में आते हो या फिर नहीं आते हो, तो इस पोस्ट पर भी आप लोग एलिजिबल हो जाइएगा। वेल्डर मैकेनिक में देखा है तो यहाँ पे वेल्डर वाले आवेदन कर सकते हैं, बाकी दूसरे वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे और सारी चीज़ें दी गई। तो टोटल 952 पोस्ट पे ALP टेक्नीशियन का मैंने सारा कुछ एलिजिबिलिटी बता दिया कि क्या क्या होने चाहिए तो आवेदन कर पाइएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से JEE में आ जाते हैं तो जूनियर इंजीनियर में देखिए अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले जान लीजिए 3 साल का दोस्तों आपका यहाँ पे अगर डिप्लोमा है तो आप लोग एलिजिबल हो, या फिर 4 साल की BE है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर BTech है तब आप लोग आवेदन कर सकते हो, या फिर 3 साल वाली BSc यहाँ पे होती है एक दोस्तों आपका सिविल में, वो भी कर चुके हो तभी आप लोग एलिजिबल होते हो। अब इसमें साफ साफ मेंशन कर देगा 3 इयर्स डिप्लोमा इस पोस्ट पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। तो मैकेनिकल में आप लोग डिप्लोमा कर चुके हो तब भी एलिजिबल हो इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट पे, इलेक्ट्रिकल में भी हो तब भी एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी हो, और एक कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इनका कम्बिनेशन भी कोई आता है आपका, क्योंकि BTech में तो बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस हो आते हैं और सब्जेक्ट हो आते हैं, तो अगर इनका कम्बिनेशन से कोई सब्जेक्ट बनता है, इनके ब्रांचेज कोई निकल के आते हैं, उसमें से भी आप लोग BTech किए हो या फिर डिप्लोमा किए हो तब भी एलिजिबल आप लोग हो जाते हो। जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोई सब स्ट्रीम होता है तो क्लियर हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिकल TRS में देखिए मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वाले बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, और बाकी इनके सब स्ट्रीम से भी आप लोग किए हो, कोई मिक्सचर करके जो सब्जेक्ट आते हैं उससे तभी आप लोग एलिजिबल हो। इसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD में सेम टू सेम मैकेनिकल वाले भी इस पर आवेदन करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले भी, और इससे कॉम्बिनेशन से बनता है जो सब्जेक्ट उससे भी किए हो तभी एलिजिबल हो। सभी में A3 मेडिकल मांगा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और A3 मेडिकल में चश्मा तो अलाउड है लेकिन 2 डायोप्टर तक का ही लेंस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चश्मा वाले अलाउड है जूनियर इंजीनियर के सारे पोस्ट पे, लेकिन 2 डायोप्टर से ज़्यादा का पावर का चश्मा है तो इसलिए एलिजिबल नहीं पाया जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। इसके बाद जूनियर इंजीनियर कैरीज एंड वैगन में बात करें तो इसमें देखिए डिप्लोमा और BTech होनी चाहिए, और किसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, इसके बाद मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, टूल्स एंड मशीनिंग, इसके बाद टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और कम्बिनेशन, इनके कम्बिनेशन है तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम भी है, ठीक है। तो कैरिजन वैगन वाला क्लियर हो गया, ये सारे वाले आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिक में बात करें तो सेम टू सेम है, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन और जो भी चीज़ें हैं कंट्रोल, टूल्स एंड मशीनिंग, इसके बाद टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सब है तो आवेदन कर पाइएगा, या फिर इसके मिक्सचर से भी कुछ कर चुके हैं इसके रिलेटेड सब्जेक्ट से तभी आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल में 3 इयर्स डिप्लोमा या फिर BTech होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। लेकिन इसमें देखा जाए तो मात्र B1 मेडिकल मांगा जाता है, यानी कि यहाँ पे चश्मा लगाते हो तभी एलिजिबल हो, और 4 डायोप्टर तक का लेंस है आपका, पावर लेंस का जो पावर है तभी आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो। तो कई सारे पोस्ट पे A3 मांगा जा रहा है हायर मेडिकल, और कुछ पोस्ट पे B1 भी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हो जाएगा B1 जिनका होगा मेडिकल। तो जूनियर इंजीनियर वर्क्स में बात करें तो सिविल में खास करके देखिए यहाँ पे BSc सिविल कर चुके हैं 3 साल वाली आवेदन कर सकते हैं, 4 साल वाली BTech कर चुके हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं सिविल में या फिर इसके कॉम्बिनेशन से। तो जूनियर इंजीनियर PV फिर से वही सिविल वाले हो गए जो कि आवेदन यहाँ पे कर पाइएगा। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर ब्रिज फिर से सिविल वाले हो गए, वो सिविल ब्रांच वाले यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर टेली कम्युनिकेशन, इसमें देखा है तो इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखिए
CSE वाले जो हैं आवेदन इस पे कर पाएंगे। हालांकि देखा है तो 9 के बराबर एक ही पोस्ट दिया गया है, जो कि अपने आप में ही एक मौकरी है। यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और सारी चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड भी सब्जेक्ट है, उसमें भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो मात्र 64 जेई के पोस्ट पे भर्तियाँ हैं। तो सारे पोस्ट का एलिजिबिलिटी और यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या यहाँ पे मांगा जाता है। यहाँ पे दोस्तों गुड्स गार्ड की पोस्ट नहीं आई है, दूसरे दूसरे जोन में गुड्स गार्ड की पोस्ट आएगी, जो कि NTPC वाली पोस्ट है। और गुड्स गार्ड के पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन 3 ईयर्स का, चाहे आर्ट्स में, चाहे कॉमर्स में, चाहे साइंस में, सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप लोग गुड्स गार्ड के पोस्ट पे एलिजिबल हो। और कई सारे जोन में आएगा गुड्स गार्ड का पोस्ट, जरूरी नहीं कि इस जोन में नहीं है तो दूसरे जोन में नहीं आएंगे, दूसरे जोन में आएंगे तो वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन वाले भी आवेदन उस पोस्ट पे कर पाइएगा। तो क्लियर हो गया सारा कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया फ्रेंड्स। बाकी और कोई क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।